एक गांव की जनसंख्या 25,000 है। एक गांव की जनसंख्या 25,000 है। पांचवा हिस्सा महिला, पांचवा हिस्सा महिला और शेष पुरुष। तो पांचवा हिस्सा अगर महिला है 100 में से, अगर पांचवा हिस्सा, एक मिनट, 100 का पांचवा हिस्सा अगर हम आपसे पूछेंगे, आप लोग बताइए पांचवा हिस्सा का मतलब क्या होता है, क्या बता सकते हैं? पांचवा हिस्सा का मतलब कितना परसेंट है? कोई बता सकते हैं तो बोलिए। किसी भी संख्या का पांचवा हिस्सा क्या होता है? फिफ्थ पार्ट ऑफ एनी नंबर, उसको हम क्या क्या समझते हैं पांचवा हिस्सा का मतलब से? किसी को पता है तो बोलिए, माइक म्यूट करके, अनम्यूट करके। देखिए, किसी भी संख्या का पांचवा हिस्सा का मतलब होता है 1/5, यानी कि वो जो संख्या उसको अगर हम 5 भाग में बांटे तो उसका 5 में से कोई एक पार्ट, उसी को कहते हैं पांचवा हिस्सा। तो पांचवा हिस्सा का मतलब क्या होगा? 20%। 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 20%। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक गांव की जनसंख्या 25,000 है, जिसमें से पांचवा हिस्सा क्या है? महिला, और शेष पांचवा हिस्सा अगर महिला है तो 4 हिस्सा जो है वो क्या है? पुरुष। वो क्या है? देखिए, 25,000 में 20% जो है वो मेन है, महिला, और मेन जो है वो 80% है। अगर 20% महिला है तो 80% पुरुष होगा, तब तो दोनों को मिलाकर 100%। अब आगे कहता है कि जो महिला है उसमें से 40% महिला जो है वो क्या है? अशिक्षित है। तो 40 का 80, सॉरी 20 का 40% और 80% जो पुरुष है उसमें से 5% क्या है? अशिक्षित, यानी कि अनपढ़। तो इसका 5% है। अब ध्यान दीजिए, 20 का 40% अगर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो 8 को अगर हम घटा दें तो कितना बचता है? 12% बचता है। देखिए, ये भी 20% है, ये 80% है। 20% का अगर हम 40% निकालेंगे तो हो जाएगा 8%। और अगर हम 80% का 5% निकालेंगे तो हो जाएगा आपका 4%। बोले इसमें किसी को कोई दिक्कत है? देखिए, क्वेश्चन को आप लोग जिस तरीके से बना रहे होंगे, पहले क्या किए होंगे कि 20% महिला को निकाल ली, क्या इतना महिला हो गई, तो फिर पुरुष को निकाल ली, क्या इतना पुरुष हो गया। उसके बाद देखिए क्या 40%, जितना भी महिला का संख्या आया उसका 40% आप निकाले और आप देख लीजिए हाँ इतना टोटल महिला जो है वो अशिक्षित है। और फिर आप 80% जो निकाले थे टोटल पुरुष, 25,000 में पुरुष कितना है उसका 5% निकालिए और बोल दीजिए हाँ टोटल इतना जो है पुरुष वो क्या है? आपका अशिक्षित है। उसके बाद दोनों को जोड़िएगा और 25,000 से घटाइएगा और उसके बाद घटाने के बाद हमको मिल जाएगा कि कितना आदमी जो है, कितना मतलब महिला पुरुष मिला के टोटल जो है मतलब गांव का जनसंख्या में कितना भाग जो है वो शिक्षित है, वो निकल जाएगा। और नीचे आप 25,000 लिखिएगा, गुना कीजिएगा 100। वो तो आपका लॉन्ग मेथड होगा, उससे थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। यहाँ पर देखिए हम सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज के हेल्प से ही बनाए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किए? पांचवा हिस्सा का मतलब 20%। 25,000 में 20% जो है वो महिला है और 80% जो है पुरुष है। अब इस 20% का 40% जो महिला है वो क्या है? अशिक्षित है, तो वो 8% हुआ। तो अशिक्षित 8%, तो शिक्षित कितना हो जाएगा? 12%। 20% में से 40% क्या है? आपका अशिक्षित है। तो 20 का 40% 8 होता है, तो बचा कितना? 12%। ये जो है क्या? एजुकेटेड है। उसी तरह से 80% पुरुष में से 5% जो है वो क्या है? अशिक्षित। तो 80 का 5% 4 होता है, यानी कि बचा कितना? 76%। तो 76% पुरुष जो है वो क्या है? शिक्षित है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि कुल कितने प्रतिशत शिक्षित है। देख लीजिए, 12% शिक्षित है और 76% शिक्षित है, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आपका 88% डायरेक्ट आंसर आ जाए। आपको कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन को समझे? 12% महिला शिक्षित है और 76% पुरुष शिक्षित है, दोनों को जोड़ दिए तो 88% आ गया। ये हुआ हमारा आंसर। तो ये हुआ शॉर्ट मेथड।
लेकिन आप लोग को इसको इस तरीके से नहीं बनाए होंगे, इतना तो श्योर है। ग्रुप पे एक आंसर भी गया है बॉयज लोग का में, बहुत लंबा था। बोले किन्हीं को इसको समझने में दिक्कत है, परेशानी है तो पूछिए, कि हम आप लोगों को बहुत अच्छा चीज बता रहे हैं। और कौन बोले? अनिल के अलावा और कोई बोले लगता है? फिर से बोलिए। हाँ प्रशांत, समझिए इसको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और समझ लीजिए ये ट्रिक ही है, समझ लीजिए। हालांकि ये कंसेप्ट है, लेकिन आप लोग कंसेप्ट नहीं ट्रिक समझते हैं। देखिए क्या, टोटल 25,000 दिया हुआ था, हमको इस 25,000 का कोई उपयोग नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि ये डेटा चेंज हो सकता है, ठीक है ना। तो हमको बस परसेंटेज के हेल्प से ही क्वेश्चन को बनाना है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन में परसेंटेज दिया हुआ है। 25,000 को अगर हम रिमूव कर दे तो बाकी सारा कुछ क्या है, परसेंटेज, और आंसर भी परसेंटेज में ही लाना है। तो देखिए ये 25,000 यानी कि 100%, 100% का 5 भाग यानी कि 20%। मतलब 100 को आपको क्या करना है, 5 भाग में बांटना है, तो कितना कितना होगा, 20। यानी कि 100 का 5वां हिस्सा 20, बाकी बच गया कितना, 80। तो 20% पुरुष सॉरी महिला और 80% पुरुष है। अब क्वेश्चन में कहता है 20% जो पुरुष सॉरी महिला है, उसका 40% जो है वो अनएजुकेटेड है, यानी कि अशिक्षित है। तो 20 का 40% कितना हुआ, 8 हुआ। तो अशिक्षित 8 हुआ, तो शिक्षित कितना होगा, 12 होगा। 20 में से 8 घटाएंगे तो क्या, 12%। उसके बाद 80% जो पुरुष है, उसमें से 5% क्या है, अशिक्षित है। तो 80 का 5% कितना होगा, 4 होगा। तो अब हम 80 में 4 घटाएंगे तो 76 हो जाएगा। यानी कि 100% में से इतना प्रतिशत जो है वो महिला लोग है, जनसंख्या जो कि क्या है, शिक्षित है, और इतना जो है वो पुरुष शिक्षित है। दोनों को जोड़ दिए कितना हो गया, 88% हो गया। बोले किसी को दिक्कत है इसको समझने में? पाल आप ही बताए थे ना इसका सॉल्यूशन जो आप भेजे थे, तो आप इस तरीके से नहीं बनाते हैं? नहीं ठीक है, ठीक है, ठीक 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 है, ठीक। इस तरीके से आप बनाते हैं कि नहीं वो बताइए। इसी तरीके से बनाएगा, आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा है? इजी है ना? कितना आसानी से तुरंत आपको बन गया। अब हम आप लोगों को बताते हैं इसको लॉन्ग मेथड में बनाना होगा तो कैसे बनाएं। म्यूट कर लीजिए थोड़ा सा माइक को। और इसके बाद जो मेथड आप लोगों को बता रहे, इससे आप लोग सबको ही बनाते हो उसी तरीके से, उस तरीके से नहीं बनाना। क्यों? क्योंकि हमको अगर आप उस तरीके से बनाइएगा तो आपको 2 मिनट लगेगा, और इस तरीके से बनाइएगा तो आपको 30, 40 या 50 सेकंड में हो जाएगा। यानी कि 1 मिनट के अंदर आप इसको बना सकते हैं, और आंसर भी आपका 100% सही होने वाला है। तो प्रैक्टिस करना आप लोग, हम तरीका एक बता दिए, आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। चलिए हम इसको लॉन्ग मेथड से बनाते हैं। अब 25,000 में से 20% महिला जो है, 25% में से 20% महिला, तो 25% का 20,000, सॉरी 25,000 का 20% कितना होगा, 5,000। तो 5,000 महिला जो है वो क्या है, कुल जनसंख्या का 5,000 महिला है, बचेगा कितना, 20,000 पुरुष है। अब 5,000 महिला में से 40% क्या है, अशिक्षित है। तो 40% अगर इसका हम निकालेंगे तो 4 25 20, 200 हो जाएगा। देखो 2,000 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अब 2,000 महिला जो है वो क्या है, अनएजुकेटेड। अब 5,000 में 2,000 अनएजुकेटेड है, तो एजुकेटेड कितना होगा भाई, 3,000। ठीक है, उसी तरह से अब 20,000 में से 5% पुरुष क्या है, अनएजुकेटेड। तो 20,000 का 5% कितना हो जाएगा, 1,000। ये हम गुना कर रहे हैं माइंड में, आप लोग उसको थोड़ा सा कैलकुलेट कीजिएगा, अपने कहीं ना कहीं पता है। तो 20,000 का 5% कितना हो जाएगा, 1,000। 5 गुना कर 10, हाँ 1,000 हो जाएगा। यानी कि शिक्षित कितना हो गया, 19,000। समझ रहे हैं, ये अनएजुकेटेड हुआ और ये एजुकेटेड। हमको किसका परसेंट नहीं करना, कितना परसेंट मतलब जनसंख्या जो है उस गांव का एजुकेटेड है। तो देख लीजिए 19,000 और 3,000 कितना हो गया, 22,000। 22,000 कितना में, 25,000 में, गुना 100। ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गया, 25 का पहाड़ा में ये 4 वाला कट गया। 22 को गुना किए 4 से, सॉरी 4 से, तो आपका आंसर आ गया
88%। तो ये एक मेथड है और इससे पहले जो बनाए थे वो एक मेथड, इन दोनों मेथड का यूज करके आप बना सकते हैं। तो आप लोग डिसाइड कर लीजिए आप लोगों को कौन सा इजी लगता है। हम तो इससे पहले जो परसेंटेज का बताया था उसी से बनाए। बोले किन्हीं को कोई दिक्कत है समझने में? और अगर और डिटेल में जानना चाहते हैं तो फिर आप जो भी सारा मल्टीप्लायर को करके दिखाना होगा। जरूरी नहीं कि जो मेरे को इजी लगे आपको भी इजी लगे, हो सकता है आप किसी को ये भी इजी लगे, इससे ही बना सकते हैं। ठीक है ना? बस यहाँ पे डेटा जो है आपका, हाँ क्या बोल रहे हैं? हाँ थोड़ा सा लो हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो डेटा निकालना पड़ा ना 2000 1000, ये तो हम सोच पा रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा टाइम लगेगा कर सकते हैं। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। हाँ आज ये नहीं लगाया ब्लूटूथ। अच्छा 1 मिनट लगाते हैं। चलिए आप ठीक है, आवाज आ रहा है अर्जुन? आवाज आ रहा है अर्जुन? अब आपका आवाज नहीं आ रहा। आ रहा है आवाज अच्छा है? आप लोग बोल रहे हैं आवाज मेरे पास नहीं आ रहा है। चलिए ब्लूटूथ को हटा ही देते हैं। नहीं जी, थोड़ा इसको फुल चार्ज रखना पड़ता है, नया लेना पड़ेगा, दुकान बहुत दिक्कत। चलिए ठीक है, बिना सीधा रखा। बोले कोई दिक्कत तो नहीं रहा इस क्वेश्चन में? अब हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन है, हालांकि कोई स्टूडेंट्स को बता ही दिए हैं, नहीं फिर भी हम बताएंगे। देख यहाँ पर लिखा हुआ है 11 23 और x, 11 23 और x का औसत जो है वो 40। 11 23 और x, इसका औसत कितना है? 40। तो किसी भी संख्या का औसत निकालने के लिए हम इसको जोड़ते हैं और जितना संख्या रहता है उससे इसको भागा देते हैं। कितना संख्या? 3 को, तीनों को जोड़ेंगे और 3 से भागा देंगे तो हमको आंसर क्या मिलेगा? 40 मिलेगा। अब इसको 11 प्लस 23 प्लस x क्या हो गया? 40 गुना 3। तो यहाँ पर आपको एक चीज समझना ये है कि यहाँ तीन संख्या का औसत 40 दिया हुआ था, तो इन तीनों का योगफल कितना हो जाएगा? 40 गुना 3। देख रहे हैं ना, साफ भी दिख रहा है। इसका उपयोग हम लोग आगे क्वेश्चन में करेंगे, इसलिए इसको हम आप लोगों को बता रहे हैं। तीन संख्या दिया हुआ है 11 23 और x, जिसका औसत दिया हुआ है 40। तो किसी भी दिए हुए डेटा का अगर हम लोगों को औसत निकालना होता है तो सबको जोड़ते हैं और जितना संख्या रहता है उससे डिवाइड करते हैं। कि हम 3 को है, तीनों को जोड़े, 3 से भागा दिए, ये किसके बराबर है? 40। अगर हम 3 को उधर भेज दिए तो देख लीजिए तीनों संख्या का योगफल कितना रहा? 40 गुना 3। अगर यहाँ पर 4 संख्या रहता तो योगफल कितना आता? 40 गुना 4। अगर 5 रहता तो 40 गुना 5। इस चीज का आप लोगों को उपयोग करना है क्वेश्चन में। अब ये आसानी से बन गया। 11 और 23 आपका कितना हो गया? 34। 34 प्लस x बराबर 120। x बराबर कितना हो जाएगा आपका? 100 में से हमको 14 घटाना है तो 86 बन गया। क्लियर है? ये क्वेश्चन इजी था, हालांकि इसको हमको बताना नहीं चाहिए था, लेकिन हम ये केवल इसलिए बताएं कि अगर जितना भी संख्या 5 संख्या 10 संख्या 15 संख्या जिसका भी औसत दिया रहेगा उसको उतना से क्या करना? गुना कर देना है, तो बाकी जितना भी संख्या सबका योगफल
निकल जाए। जैसे कह दिया क्वेश्चन में कि पांच संख्या का योगफल कितना है, 45 है, तो पांचों संख्या का सॉरी पांच संख्या का औसत कितना है, 45 है, तो उन पांचों संख्या का योगफल कितना हो जाएगा, 45 गुना 5। अगर औसत 45 तो योगफल 45 गुना 5। ये चीज आप लोगों को समझना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कहता है तीन संख्याओं में से दूसरी पहले की दुगनी। तीन संख्या है, पहला संख्या, दूसरा संख्या, तीसरा संख्या, और कहता है दूसरी पहले की दुगनी है। दूसरा जो है वो पहला का दुगना। अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा, 2x। चाहे इस तरह से बना सकते हैं। दूसरा जो है वो पहला का दुगना, तो अगर ये एक होगा तो ये कितना होगा, दो होगा, हो गया दुगना। फिर कहता है तथा तीसरे की तीन गुनी है, तथा तीसरा का दूसरी पहले की दुगनी और तीसरे की दुगनी। अच्छा एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। देखिए तीन संख्याओं में से दूसरी जो है वो पहले का कितना है, दुगना है। तो दूसरा जो है वो पहले का दुगना है। और आगे क्या कहता है, कहता तीसरी की तीन गुनी। और ये जो है वो तीसरा का कितना है, तीन गुना है। अगर मान लीजिए ये एक है तो ये कितना है, तीन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि दूसरी जो संख्या है वो पहले का दो गुना है और तीसरा का तीन गुना है। अगर ये एक है तो ये दो है, और अगर ये एक है तो ये तीन है। अब हम इसको क्या करेंगे, बराबर करें। तो ऊपर में तीन से गुना कीजिए और यहाँ पर दो से गुना कीजिए। देख लीजिए आ गया, तीन गुना का छह, तीन गुना का छह। तो ध्यान रखना है कि बीच वाला क्या आना चाहिए, छह छह दोनों आना चाहिए, क्योंकि दोनों क्या है, एक ही संख्या है। तो ये आपका हो गया तीन, ये हो गया आपका छह, ये हो गया आपका दो। अब देखिए दूसरा संख्या पहला का दुगना और तीसरा का तीन गुना आ गया। कुछ लोग ऐसा किए होंगे, ये डेढ़ लिए होंगे, ये तीन लिए होंगे, ये एक लिए होंगे, ये भी हो सकता है। और अगर चाहे तो ये तीन गुना का छह, छह गुना का 12 तो गुना 4, ये भी हो सकता है। मतलब आप इसको किसी भी एक संख्या से तीनों को अगर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो इसका रेशियो में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, दोनों सब क्या होगा, समान होगा। तो हम यही लेके बनाए तीन छह दो। तो किन्हीं को दिक्कत है तीन छह दो कैसे आया। अब कहता है आगे तीनों संख्या का औसत कितना है, 44। अगर औसत 44 है तो तीनों का योगफल कितना होगा, तीन गुना 44, तीन गुना 44। अब हम इसको मान लिए इतना, क्या हो गया, तीन गुना 44। अब यहां देखिए छह तीन नौ, नौ दो 11, 11 बराबर कितना है, तीन गुना 44। गुना नहीं करेंगे, आप बोलेगा 44 को तीन से गुना कर देते, नहीं करेंगे ना, क्योंकि ये कट जाएगा देखिए से। तो एक बराबर कितना आ गया, 12। एक बराबर 12 आ गया। तो यहां पूछ क्या रहा है, सबसे बड़ा संख्या। तो सबसे बड़ा संख्या क्या है, 6 होगा। तो 6 बराबर कितना होगा, 12 6 72। आंसर हो गया। बोले कहीं समस्या है कि नहीं कोई इसमें। आप लोग जितने भी लोग क्लास कर रहे हैं सबको अपना जो भी दिक्कत हो रहा है बोल ही रहे। देखिए समझिए, फिर से समझिए। कह रहा है कि दूसरा संख्या जो है वो पहले का दुगना है और तीसरा का तीन गुना। अगर हम मान लेते हैं कि पहला संख्या एक है तो दूसरा कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा। और अगर हम मान लेते हैं कि तीसरा संख्या एक है तो ये दूसरा संख्या जो है वो तीसरे का क्या, तीन गुना, ये कितना हो जाएगा, तीन हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, तीनों का रेशियो को मतलब इस दोनों को बराबर करना है। अगर इन दोनों को बराबर करना है तो ये बट्टा में तीन था, यहाँ तीन से गुना किए, और यहाँ दो था तो इसको दो से गुना किए। तो ये हो गया आपका तीन, ये हो गया छह, ये हो गया आपका दो, ये हो गया। अब देखिए क्या है, दूसरा संख्या जो है पहला का दुगुना हो रहा है और दूसरा संख्या जो है तीसरा तीसरा का तीन गुना हो रहा है। देख लीजिए, तीन गुना दो छह और तीन गुना दो छह। ठीक है। अब क्या है, इन तीनों को जोड़ने पर कितना आएगा, तीन गुना 44 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि तीन संख्या का औसत 44 है। अगर तीन संख्या का औसत 44 है तो उन तीनों का योगफल कितना होगा, तीन गुना 44। तीन गुना 44, तीनों को जोड़े थे 11 आया, 11 से भागा दिए थे, चार भाग में कटा, चार दिया 12, एक बराबर 12। अब इन तीनों में बड़ा कौन हो सकता है, तीन बड़ा, छह बड़ा, दो बड़ा, बड़ा तो छह। तो छह का मान कितना हो जाएगा, 12 6 72। क्लियर है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, छोटा छोटा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, ये सब आपका एसएससी जीडी में पूछेगा, एमटीएस में पूछेगा, आपका सीजीएल सीजीएल सब में पूछ सकता है ये क्वेश्चन।
आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है तीन संख्या में से, अच्छा ये तो हो गया। एक ही क्वेश्चन दो बार दे दिए हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, 12 वर्ष के लड़के के स्थान पर एक नया लड़का के आ जाने से 18 लड़कों का औसत 1.5 वर्ष वृद्धि हो जाता है, तो नए लड़के का औसत क्या है? 12 वर्ष, मतलब यहाँ पर आपका कुछ औसत दिया हुआ था कुछ लड़कों का, कितने लड़कों का? 18 लड़का जो है, देखिए 18 जो टोटल लड़का है इसका रेशियो जो दिया हुआ वो x दिया हुआ। 18 लड़का जो है वो उसका रेशियो कितना दिया, औसत औसत कितना दिया हुआ, x दिया हुआ, मतलब कुछ दिया हुआ नहीं तो हम मान लिए x। अब क्या कहता है, इसमें जो 12 साल का लड़का था, इसमें जो 12 साल का एक लड़का था, 18 लड़का में से कोई एक ऐसा लड़का था जिसका एज कितना था, 12 था, उसके जगह पर 18 साल का आ जा रहा है, सॉरी एक नया लड़का आ जा रहा है, एक नया लड़का आ जा रहा है। तो नया लड़का के आने से जो प्रतिशत है वो बढ़कर कितना हो जा रहा है, कितना हो जा रहा है? क्वेश्चन क्लियर है? मतलब 18 लड़कों का एक समूह है जिसका औसत उम्र जो है वो क्या है ये नहीं दिया हुआ है, एक्स मान लीजिए कि एक्स दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद कहता है एक 12 साल का लड़का जो था उस ग्रुप में शामिल था, उसको निकाल दिया गया किसी कारण बस, क्या मान लीजिए वो टीम से बाहर हो गया किसी भी वजह से, ठीक है। तो उस 12 साल के लड़के के बदले कोई एक नया लड़का आ रहा है, और जो नया लड़का आ रहा है उसका कितना एज है नहीं पता, उसके आने से जो औसत था एक्स वो बढ़ करके कितना हो गया, x प्लस 1.5, यानी कि 1.5 जो है वो बढ़ गया। यहाँ तक क्लियर है? अब आपको बताना है कि जो नया लड़का आया उसका उम्र कितना है, तो सोचिए आप लोग जब तक हम इंक भर लेते हैं, कोई भी बताइए। हाँ 39, अच्छा देख ठीक है। और कोई है जो बना सकते हैं इसको? इस तरह क्वेश्चन बहुत पूछता है एग्जाम, सारा हर एक एग्जाम में पूछता है। चलिए देखिए समझिए इसको बनाने का भी दो तरीका है। पहला तरीका इतना ही है कि अगर x औसत है तो 18 लड़का को कितना हो जाएगा, टोटल एज 18x हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि एक लड़का इसमें से क्या हो रहा है, बाहर निकल जाता है, कितना साल में निकलता है, 12 साल का बाहर निकल गया, कितना कितना बच गया, सबका योग 18x माइनस 12। अब क्या कह रहा है कि इसमें एक नया लड़का शामिल हुआ, ये शामिल हो रहा है, और एक नया लड़का, मतलब एक नया लड़का क्या, मान लीजिए कि y शामिल हो रहा है इसमें, और इस y के आने से औसत जो था पहले कितना था, 18x था, अब कितना हो जाएगा, 18x 1.5, क्योंकि औसत जो है वो x प्लस 1.5 हो गया, तो इस 18 लड़कों का उम्र का योगफल कितना हो जाएगा, 18 गुना इतना। अब ध्यान दीजिए ये 18x से ये 18x कट जाएगा, यहाँ बच जाएगा माइनस 12 प्लस वाई, और यहाँ हो जाएगा आपका 18 गुना 1.5। तो जब y का मान निकालेंगे तो 18 को 1.5 से गुना करेंगे कितना होगा, 27 होगा, और ये 12 उधर जाएगा, तो ये अब इसको जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ गया 39। बोले किसी को दिक्कत है समझने में? ये हो गया कंसेप्ट पर आधारित। हाँ हाँ समझाएंगे समझाएंगे। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि 18 लड़का जिसका औसत उम्र x है, तो सबका उम्र का योगफल कितना हो, ये औसत दिया हुआ है, तो हमको क्या करना होगा, 18x को 18 से गुना कर दिए तो हो गया 18x। अब कहता है कि 18 लड़का में से 12 साल का जो लड़का था उसको बाहर निकाल दिया गया,
तो हम यहाँ से बाहर निकाल दिए, तो बच कितना गया 18x माइनस 12, सबका योगफल जो 17 को बचे हुए हैं उनका एज का योगफल कितना हो गया 18x माइनस 12। अब इसमें क्या होता है कि एक लड़का और शामिल हो जाता है, कितना हो जाता, कितना एज है इसका हमको नहीं जानकारी है, तो y को शामिल कर लिए, तो जब y को शामिल कर लिए तो हमारा औसत जो था वो बढ़कर कितना हो गया x प्लस 1.5, लेकिन ग्रुप में कितना लड़का हो गया फिर से 18 हो गया, तो औसत को हम लड़कों की संख्या से गुणा किए, तो जो 18 का 18 लड़का था यानी कि जो नया लड़का शामिल हो उसको लेकर के एज कितना हो गया, इतना हो गया। अब इसको सॉल्व किए, ठीक है, 18 को 1 से गुणा करेंगे 18x और 18 को 1.5 से गुणा करेंगे। ध्यान दीजिए यहाँ का 18x और यहाँ का 18x कैंसिल हो जाएगा। कैसे कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये भी प्लस में है ये भी प्लस में है, उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 18x माइनस 18x, तो ये कैंसिल हो जाएगा, हम यहीं पर कैंसिल कर। अब -12, ये -12 का -12 उतर गया और ये y का y उतर गया। उसके बाद 18 को 1.5 से गुणा करना होगा, क्यों, क्योंकि x तो खत्म हो चुका है 18x, तो ये हो गया आपका कितना 27, और -12 को उधर ले गए तो +12, 27 + 12 हो गया 39। क्लियर, बोलिए किन्हीं को दिक्कत है? इस तरह का क्वेश्चन बहुत पूछता है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना है? चलिए ठीक है, एक और तरीका बताएंगे इसको। आप किस तरीके से बनाए पाल? हाँ नहीं ठीक ठीक, वही वही इसी तरीके से बनाना है। देखिए यहाँ पर देखिए, चलिए इसको हम समझाते हैं। ये हो गया, आप देखिए एक और तरीका है उससे हम कैसे बनाएंगे वो देखिए। अगर उसको आप समझ जाइएगा तो बहुत फायदेमंद हो जाएगा, नहीं समझिएगा तो इसी तरीके से बनाएगा, इस तरीके से बनाएगा थोड़ा टाइम लगता है इसमें। अब ध्यान दीजिए, पहले x था अब हो गया x प्लस 1.5, पहले भी 18 लड़का अब भी 18 लड़का, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि यहाँ से जो है वो 12 साल का लड़का बाहर निकल गया, तो ये जो नया लड़का आएगा, मान लीजिए y जो आया वो क्या करेगा, सबसे पहले उस लड़के का जो एज है उसको मेकअप करेगा, यानी कि 12 को मेकअप करेगा, ठीक है। उस लड़के का जो एज है उसको क्या करेगा, वो मेकअप करेगा, यानी कि उसका एज जो है वो कम से कम 12 साल तो होगा ही होगा, तभी तो इस लड़का के ये जो लड़का जब शामिल था इसमें तो जो औसत था वहां तक पहुंचेगा, तो उसका 12 होगा, लेकिन वहां तक नहीं पहुंच रही और आगे बढ़ रहा है, तो और आगे बढ़ रहा है तो कितना आगे बढ़ रहा है 1.5, तो हमको इसको गुना करना होगा 18 को 1.5, ये हो जाएगा आपका 12 प्लस 27, ये हो जाएगा आपका 39। इस तरीके से हम बनाएंगे। इससे पहले जो हम आप लोगों को बताए थे वो आपका कंसेप्ट पे आधारित था, ये भी कंसेप्ट पर ही आधारित है, लेकिन आप लोग इसको बोलिएगा ट्रिक। तो मैथमेटिक्स में वैसा कुछ ट्रिक होता नहीं है, अगर आपका कंसेप्ट अच्छा से क्लियर है तो आप उसको और ट्रिकी बना सकते हैं, मतलब ट्रिक क्या है, और जल्दी सोल्व कर सकते हैं। इसलिए कभी भी कोशिश यही करना है कि ट्रिक को हम याद ना करें, ट्रिक को समझे, ठीक है। हम आप सबको उसको ट्रिक बोलते हैं, हम उसको कंसेप्ट बोलते हैं, तो ट्रिक को समझिए एज ए कंसेप्ट, याद नहीं कीजिए। बोलिए यहां पर कोई समस्या है कि नहीं को? नहीं, कौन बोले, फिर से बोलिएगा, थोड़ा पता नहीं चला। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिए और मेरे को डाउट भेजिए, जैसे आज भेजे, आज कुछ लोग भेजे हैं, हालांकि दूसरा चैप्टर का क्या है वो हम सारा कुछ बताएंगे, क्योंकि हम आप लोगों को पहले ही बोल दिए किसी भी चैप्टर का डाउट अगर आप सेंड कीजिएगा तो हम आप लोगों को बताएंगे। देखते हैं कहां तक बता पाते हैं आज। देखिए अब एक क्वेश्चन कहता है किसी सप्ताह में शुक्रवार, शनिवार तथा रविवार का औसत तापमान 43.5 डिग्री सेल्सियस था, रवि, शनि तथा सोमवार का औसत तापमान 39.4 डिग्री सेल्सियस था, यदि सोमवार का तापमान इतना हो तो शनि तथा रविवार के तापमानों का औसत क्या था? शुक्र शनि रवि और शनि रवि सोम, शनि रवि, देखिए यहाँ देखिए, ये क्वेश्चन हार्ड नहीं है, बहुत ही आसान है। देखिए समझिए, शुक्रवार,
शनिवार और रविवार, शनिवार को हम S1 मान लेते हैं और रविवार को हम S2 मान लेते हैं, क्योंकि सैटरडे संडे दोनों होता है। इन तीनों का जो है औसत दिया हुआ है 43.5 डिग्री। तो हमको क्या करना होगा योगफल निकालने के लिए 43.5 को गुना करना होगा 3 से। ठीक है, उसके बाद कहता है शनि रवि तथा सोम, शनि रवि तथा सोम यानी कि मंडे, ठीक है, सैटरडे संडे मंडे, इन तीनों का जो औसत है वो दिया हुआ है 39.9। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब आगे कहता है सोमवार का तापमान जो था वो 30.2 था। ये जो तापमान दिया हुआ है 30.2 दिया हुआ है। तो कहता है शनि तथा रवि, शनि तथा रवि के तापमान का औसत क्या। अब आप हमको ये बताइए, जब यहाँ पर शनिवार और रविवार का बोल रहा है तो हमको इसका क्या जरूरत है, कोई जरूरत है इसका? सिंपली 30.2 को इससे माइनस कर देंगे तो हमको शनिवार और रविवार का तापमान मिल जाएगा, उसको 2 से भागा दे देगा, आ जाएगा आंसर। तो फालतू क्वेश्चन केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए ये दिया है, तो कोई यूज है? कोई यूज नहीं है। जब हमको शनिवार और रविवार का निकालना है औसत और सोमवार का दिया हुआ है और इसका औसत दिया हुआ, इसको हम गुना कर दिए तो तीनों का योगफल निकल गया। अब तीनों का योगफल में से सोमवार को घटा देंगे तो शनिवार और रविवार का योगफल मिल जाएगा, और जो भी योगफल मिलेगा उससे दो से भागा दे देगा, आ जाएगा आंसर। तो हो सकता है आप में से आप लोग इसका छोड़ दिए होंगे कुछ। यहाँ पर होना चाहिए आपका शुक्रवार शनिवार और रविवार, शुक्रवार शनिवार और रविवार तो है। चलिए ठीक है, अगर जैसा क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है उसके हिसाब से इसका कोई यूज नहीं है। अब चलिए इसको बना देते हैं हम। तो गुना यहाँ पर करना होगा, 4 या 12 बचा 1, 9 के 27 1 28 बचा 2, 3 या 9 11, 118 में हमको घटाना होगा 30.2, तो यहाँ पर हो जाएगा 80 88 88 हो जाएगा। यानी कि सोमवार सॉरी शनिवार और रविवार का योगफल कितना हो गया 88 डिग्री सेल्सियस। तो उसका औसत कितना हो जाएगा, 2 से भागा देना होगा, तो हो जाएगा 44 डिग्री। ये हुआ आंसर। ये तो छोटा मोटा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये आपको केवल कंफ्यूज होने के लिए ये दिया हुआ था। तो कंफ्यूज होना नहीं, क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, उसके बाद बनाना है। एक बात ध्यान रखिएगा, एग्जाम में अगर आप क्वेश्चन को समझ गए तो समझ जाए कि वो 60-70% बन चुका है। ठीक है, बस आपको कैलकुलेट करना है, बाकी 30% का कैलकुलेशन करना है। बस आपका समझने से ही 70% क्वेश्चन बन जाता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर ज्यादा समय देना नहीं क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आप लोग को कोशिश यही करना है कि जैसे ही हम बता के कंप्लीट करें स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि फिर बाद में नोट करिए। अभी नोट करने की कोशिश मत कीजिए, इस समय लग जाता है नोट कराने के चक्कर। चलिए क्वेश्चन है 50 नंबर, 50 नंबर था अर्जुन, दोनों भेजिए 50 51। देखिए, एक टेस्ट परीक्षा में 60 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 55 है। देखिए 60 छात्रों का औसत कितना है 55। अगर हम दोनों को गुना कर दे तो 60 का 60 स्टूडेंट का जितना टोटल नंबर आया है वो कितना हो जाएगा, 60 गुना 55 हो जाएगा। फिर आगे कहता है जबकि दूसरे समूह 40 छात्र का औसत, 40 छात्र का औसत कितना है 45 है। अगर ये दोनों को गुना कर दे तो 40 के 40 स्टूडेंट द्वारा कितना नंबर लाया गया सबका योगफल हमको मिल जाएगा। अब क्या करना है, 60 स्टूडेंट का जो अंक आया है टोटल और 40 स्टूडेंट का जो अंक आया वो टोटल, सबको हमको क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ दीजिए। तो अब कितना स्टूडेंट हो गया है, पहला समूह का 60, दूसरा समूह का 40, हो गया कितना 100। इसको गुना नहीं करेंगे, 60 को 55 से हमको गुना बिल्कुल भी नहीं करना है। इसको क्या करना, देखिए कॉमन निकलेगा यहाँ से। हाँ 60 तो पहला समूह में है और 40 जो दूसरा समूह में है, टोटल कितना विद्यार्थी हो गया 100 का हो गया। तो औसत निकालने के लिए हम बताएं जितना भी, जैसे मान लीजिए औसत अंक अगर निकालना है आपकी कक्षा का, तो कक्षा में जितना विद्यार्थी है यानी कि क्लास में जितना भी विद्यार्थी है सबका अंक को जोड़ेंगे। और जैसे मान लीजिए कक्षा में 40 है तो 40 से भागा देंगे, 50 है तो 50 से भागा देंगे। यहाँ पर दोनों समूह में मिलाकर कितना विद्यार्थी हो रहा है 60 + 40 यानी कि 100। बस हो गया, बन गया।
तो यहाँ पर अगर निकालेंगे तो 15 कॉमन निकलेगा। चलिए 15 ही कॉमन निकालते हैं। 15 चौके 60 और भी निकलेगा कॉमन। देखिए इसको हम लिख सकते हैं कितना, 15 चौके 60, उसको लिख सकते हैं 15 किया 45, 15 कॉमन निकला। और यहाँ देखिए 5, 11 पचे 55 और यहाँ पर 8 5 40, 5 कॉमन निकला। तो ये हो गया 15 चौके 60 और ये 11 प्लस 8 और 9, सॉरी 15 दिया 45, 9800। ये समझ रहे हैं कैसे हम कर रहे हैं? इसको लिखेंगे हम 15 गुना 4, 15 चौके 60। इसको लिखेंगे हम 15 गुना 3, 15 किया 45, तो 15 बाहर निकला, यहाँ बच गया 4, यहाँ बच गया 3। अब यहाँ पर 5 गुना 11 55 और 5 गुना 8 40, तो 5 कॉमन निकल गया, यहाँ बच गया 8, 11 यहाँ बच गया 8। ये इसलिए ताकि कैलकुलेशन हमारा क्या हो जाए, इजी हो जाए। अब देखिए 5 से ये कटा 20 बार में और 5 से कटा ये 4 बार में, कट गया है। अब अगर आप थोड़ा सा सोच सकते हैं, अगर आप प्रैक्टिस खुद कर लेंगे, देख लीजिए यहाँ पर 4 कॉमन निकलेगा दोनों से, 4 कॉमन निकलेगा तो यहाँ क्या बच जाएगा, 1 गुना 11 और यहाँ बच जाएगा कितना, 2 गुना 3। 4 अगर कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ बच जाएगा 1 गुना 11, यहाँ बच जाएगा 2 गुना 3। तो इस 4 से जो 4 कॉमन निकलेगा वो कट जाएगा, बचा कितना है 11 प्लस 6, कितना आ गया 17। बोलिए समझ में आया? ये 17 क्या बोले, कुछ गलती लगता है। अच्छा हाँ, अब यहाँ 3 से गुना भी करना होगा क्योंकि यहाँ 3 बचा होगा ना, तो ये हो जाएगा गुना 3, तो 17 दिया 51, ये होगा आंसर। बोलिए समझे यहाँ पर? हालांकि हम आप लोगों को बहुत कुछ बता दिए, ज्यादा भोजपुरी आप लोगों को हो गया होगा, क्यों? क्योंकि आप लोग का प्रैक्टिस नहीं है क्वेश्चन पर, इसलिए समझ में नहीं आए तो पूछिए, टॉपिक से समझाएंगे। और अगर नहीं तो हाँ ठीक है, और अगर नहीं तो सबसे अच्छा है कि 60 से 55 को गुना कर दीजिए, 40 से 45 को गुना कर दीजिए, 100 से भागा दीजिए। एक उस तरीके से भी हम बता देते हैं। चलिए फिर बताते हैं। 60 को गुना करना है 55 से और 40 को गुना करना है 45 से और भागा देना है 100 से। तो देखिए 60 को 55 से गुना करना है, तो हम 60 को 55 से गुना ना करके 6 को 55 से गुना करेंगे, तो 6 पचे 30 बचा 3, 6 पचे 30 3 33 और ये प्लस 45 को 4 से करेंगे, तो 45 को 4 से करेंगे तो 45 गुना का 90 और 90 गुना का 180, क्या हो जाएगा आपका 180 और ये 0 बटा में आ गया आपका 100, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा ये 5100 बटा में 100, कट गया, आ गया आपका आंसर। तो आप इस तरीके से बनाइए या इस तरीके से बनाइए, जो आप लोगों को आसान लगता है उस तरीके से बनाइए, दोनों में ही आंसर क्या आएगा, 51 ही आएगा। लेकिन ये जो हम बताए हैं ये तब आप लोग के लिए यूजफुल है जब आप लोग सारा कुछ माइंड में कर ले कि यहाँ से ये कॉमेंट निकलेगा उड़ गया, ये कॉमेंट निकलेगा उड़ गया, सब कट गया, तब जाकर के ये आसान है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, लिखना पड़ रहा है, तो आप इसी से बनाइए, यही आसान है। समझ में आए बात? चलिए अब 55 नंबर यहाँ लिख देते हैं, ये 50 नंबर क्वेश्चन करना है सर, ताकि आप लोग बाद में जब वीडियो में देखिएगा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आप में से जो जो एसएससी जीडी के कैंडिडेट है, हम जितना भी क्वेश्चन यहाँ ग्रुप में बता रहे हैं, मतलब अभी जो क्लास में हम बता रहे हैं, अगर आप उस पर ही खूब प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना, तो आप लोग का एसएससी जीडी का मैथमेटिक्स के लिए आप लोगों को कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। समझ रहे हैं? जितना क्वेश्चन ग्रुप में आ रहा है सबको आप लोग बनाइए और बढ़िया से समझिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस भी अगर आप कर ले तो अच्छा है क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर लेकर, ठीक है? नहीं ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, आप लोग का एसएससी जीडी का मैथ सारा बन जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन आया है 55 नंबर,
देखिए क्या है, एक कक्षा के 40 छात्राओं में से 30 की औसत ऊंचाई 160 सेंटीमीटर। 40 छात्रा में से 30 की औसत, देखिए 40 छात्राएं हैं जिसमें से 30 का औसत कितना दिया हुआ है? 100 160 दिया हुआ है। 160 से अगर हम गुना कर देंगे तो सबका लंबाई का योगफल मिल जाएगा। आगे कहता है शेष छात्रों की औसत ऊंचाई 156 है, तो शेष कितना बच गया? 10। 10 दो का 156 हो गया। तो कहता है पूरी कक्षा का औसत ऊंचाई क्या है? देखिए दोनों को जोड़ देना है, भागा देना है कितना से? 40 से। भागा देना है क्या? 40 से। अब इसको बनाने के और हम थोड़ा सा ट्रिक आप लोगों को बता देते हैं, ट्रिक समझिए, हम तो ट्रिक नहीं समझेंगे। अब क्या करना है, 40 से हमको दोनों को भाग देना। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, इसे 40 से ये दोनों कटना चाहिए, ठीक है? दोनों को अलग अलग काटेंगे, इसका ये जीरो कैंसिल और ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? 4 से अगर हम भागा देंगे तो 4 चौके 16 ये कैंसिल हो जाएगा और 4 से ये भी कैंसिल हो जाएगा। 4 तिया 12, 4 9 36, 39 बार में, ठीक है? तो ध्यान रखना यही है कि 40 में यहाँ जो बट्टा में जो भी संख्या उससे दोनों कटना चाहिए, केवल एक नहीं। ये जीरो यहाँ ये कैंसिल जीरो हो रहा है, तो यहाँ से भी जीरो कैंसिल होना चाहिए। इसका कोई भी संख्या 4 से भाग लगा तो इसका भी कोई भी संख्या 4 से भागा लगना चाहिए। अब इसको गुना कर दीजिए, 120 हो जाएगा, और इसको गुना गुना तो करना ही नहीं, 39 हो गया, तो आपका कितना हो गया? 100। आंसर हो गया। समझ रहे हैं? तो आप बताइए कैसा लगा? तो गुना करने का कोई जरूरत नहीं, कॉमन निकालने का भी कोई जरूरत नहीं। ऐसा हम पिछला क्वेश्चन में भी कर सकते थे, लेकिन वहां पर हम आप लोगों को हम देखिए हम चाहते हैं कि आप लोगों को कैलकुलेशन ऐसा हो जाए कि आप एग्जाम में क्वेश्चन पढ़े तो गलती होने का कोई चांस ना रहे, मतलब 1% भी गलती होने का कोई चांस ना रहे। तो ये सब जो हम आप लोगों को बता रहे हैं, ये कैलकुलेशन बता रहे हैं। अच्छा, ये बैंकिंग के स्टूडेंट के लिए बहुत फायदेमंद है। जो भी आप में से बैंकिंग के कैंडिडेट उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि हमको क्वेश्चन को जल्द से जल्द कैलकुलेट करना है। तो प्रैक्टिस चाहिए, आप लोग प्रैक्टिस प्रैक्टिस कीजिए, डाउट लीजिए, लॉकडाउन का फायदा उठाइए। क्या? हाँ 50 भी कैंसिल कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, क्योंकि उसमें 5 5 कैंसिल होगा, 5 5 कैंसिल हो जाता है, 4 4 कैंसिल हो जाता है। सेम तरीका है, जैसे चाबी भागा दिया ना, उसी तरह से वो भी बन जाएगा, आराम से बन जाएगा। बता दें क्या एक बार? थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए खुद से भी। आंसर ये होगा, आंसर तो देखेंगे, आप देख लीजिएगा। ऐसे भी कोई है जिनको समझने में दिक्कत है? देखिए फिर से समझिए आप। 40 विद्यार्थी में से 30 का औसत उम्र जो है वो 160। तो औसत उम्र 160 है किसका? 30 का। तो 30 से गुना कर देंगे सबका उम्र हमको मिल जाएगा, प्लस। अब बाकी बचा कितना? 10। 10 में 10 विद्यार्थी का औसत उम्र कितना है? 156। तो 10 को गुना कर दीजिए 156 से, तो ये 10, बाकी 10 लोग का हमको उम्र मिल गया। अब 30 का उम्र इतना और 10 का उम्र इतना, सबको जोड़ देना और भागा कितना से देना है? 30 प्लस 10 यानी कि 40 से भागा देना है। 40 से भागा देना है। तो अब इसको बनाने का बहुत सा तरीका। पहला तरीका यह है कि दोनों को गुना कीजिए, दोनों को गुना कीजिए और फिर 40 से भागा दीजिए, आंसर आ गया। दूसरा तरीका हो जाएगा आपका कॉमन निकालिए, तो कॉमन निकालिएगा उसके बाद भी आपका हो जाएगा। और एक तीसरा तरीका यह है कि 40 से हमको इसको भागा देना। तो इस बात का ध्यान रखना है कि हम जब भी काटेंगे तो दोनों को काटेंगे। अब हम 10 से काट रहे हैं, 0 0 काटने का मतलब 10 से भागा दिए, तो 10 से भागा इसको दिए तो ये 4 बार में कटा, ये 3 बार में कटा। उसी तरह से ये 10 एकम 10 कट गया। अब हम 4 से भागा देंगे तो हमको क्या करना है? इसको 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 सबको 4 से भागा देना होगा। ये तो खत्म हो जाएगा, एक बच जाएगा यहाँ। इसको अगर हम 4 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 चौके 16। और इसको अगर हम 4 से भागा देंगे तो 4 तिया 12 और 4 9 36, बचा कितना? 40 गुना 3, तो 4 तिया 12 120, और ये हो गया आपका 39। सबको जोड़ दीजिएगा 100, ये भी हो गया। अब बोलिए, समझ में आया नहीं? आपको पाल आपको कैसा लगा? इस तरह से बनाते हैं आप? चलिए बहुत अच्छा है, आगे बढ़ते हैं। और भी बहुत बहुत क्वेश्चन है आज।
चलिए एक क्वेश्चन आया पाइप और सिस्टर्न का। कौन भेजे थे, मेरा नाम जो है सबका डिलीट हो गया है, ईमेल आईडी बाहर निकाल ली तो इसलिए को पता नहीं चल पा रहा है कौन क्या भेज रहे हैं। देखिए एक क्वेश्चन है, किसी होज किसी होज को पाइप, मतलब कोई आपका टंकी है, पानी का टंकी जिसको पाइप ए, ये चैप्टर में हम पढ़ाए नहीं है लेकिन क्वेश्चन पूछे तो हम बता दे रहे हैं कि हम पहले भी बोल चुके हैं, आपको किसी भी चैप्टर का पूछे बताएंगे। किसी होज को पाइप ए 6 घंटे में, ये 6 घंटा में भर रहा है, ये 6 घंटा में भर रहा है, और बी 8 घंटा में, यदि 8 घंटा में भर रहा है, ठीक है। दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है, किंतु 2 घंटे के बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाता है, ठीक है। होज के शेष भाग को भरने में भी कितना समय लगेगा? देखिए क्वेश्चन फिर रिपीट करते हैं। किसी होज को पाइप ए 6 घंटा में भरता है, जबकि पाइप बी जो है वो 8 घंटा में भर सकता है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों पाइप को एक साथ ओपन किया गया और 2 घंटे के बाद ए को बंद कर दिया गया, तो आपको ये बताना है कि बाकी टंकी को भरने के लिए, टंकी में जो खाली जगह बच गया उसको भरने के लिए बी को कितना समय लगेगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन क्लियर है सबको? अब देखिए इसको हम लोग टाइम एंड वर्क से ही बनाने वाले हैं, इसको हम टाइम एंड वर्क से ही बनाने वाले हैं। देखिए 6 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 24। कितना हो जाएगा? 24। अब देखिए क्या है, हम मान लेते हैं टोटल टंकी को भरने में कितना घंटा चाहिए? 24 घंटा चाहिए। इस तरह से नहीं समझेंगे, 6 घंटा में, चलिए मान लेते हैं ये 24 यूनिट जो है वो टंकी का क्या है? कैपेसिटी है, वॉल्यूम है। तो 24 यूनिट को भरने में कितना समय लग रहा है? 6 घंटा। तो 1 घंटा में कितना बढ़ेगा? 4 यूनिट। अब 24 यूनिट भरने में बी को कितना समय लग रहा है? 8 घंटा। तो कितना यूनिट हो जाएगा? 8 या 24, 3 यूनिट। यानी कि 1 घंटा में ये 24 यूनिट के टंकी को भरने कितना, मतलब 24 यूनिट कैपेसिटी वाले टंकी का 4 यूनिट को भर सकता है, और बी जो है वो 3 यूनिट को भर सकता है। अब क्या है कि ये दोनों 2 घंटा तक चलता है, तो 2 घंटा में कितना पड़ेगा? 4 + 3 1 घंटा में, तो 2 घंटा के लिए कितना हो जाएगा? 2 से गुणा करें, 4 × 7, 4 × 3 7, 7 × 2 14, यानी कि 24 में से 14 यूनिट भर गया। बचा कितना? 20, सॉरी 10। अब ये 10 को कौन भरने वाला? बी। तो बी कितना? 1 घंटा में 3 मिनट, तो 10 मिनट को भरने में 10/3। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 3×1/3 घंटा। तो टाइम एंड वर्क और पाइप और सिस्टर्न ये दोनों को सेम प्रोसेस से ही बनाते हैं। बोले किन्हीं को परेशानी है समझने में? नहीं हो, चलिए अच्छी बात है। ये चैप्टर अभी हम पढ़ाए नहीं, पढ़ाएंगे इसको भी। है कोई जिनको समझने में दिक्कत है यहाँ पर? टाइम एंड वर्क में जो थे क्लास किए उनको दिक्कत नहीं होना चाहिए, अगर दिक्कत है फिर भी तो बोल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन है आपका वेन डायग्राम, जो 11 12 का पार्ट है। सेट थ्योरी होता है 11th क्लास में, 10th के बाद। तो जो साइंस के स्टूडेंट उनको पता होगा वेन डायग्राम के बारे में, जो साइंस के स्टूडेंट को नहीं पता होगा। तो अगला जो क्वेश्चन है वो वेन डायग्राम से क्या है? निम्न चित्र में संख्याएं उन परीक्षाओं में फेल छात्रों को दर्शाते हैं। मतलब यहाँ पर एक आपका सर्कल बना हुआ है, एक नहीं 3 इस टाइप का। इस टाइप का 3 सर्कल बना हुआ है और सब में डेटा भरा हुआ है। यहाँ दिया हुआ है, सॉरी यहाँ एक है और एक यहाँ है, इस टाइप का, ठीक है। अब यहाँ दिया हुआ 30, यहाँ दिया हुआ 80, यहाँ दिया हुआ 75, ये है 12, 5,
10 और ये 12, इस तरह से आपका डेटा फिल है। अब कहता है ये जो पहला सर्कल है वो इंग्लिश को दर्शा रहा है, ये हिंदी को दर्शा रहा है, और ये गणित को यानी कि मैथमेटिक्स को। अब कहता है कि कुल छात्र संख्या कितना है, 500 है। हिंदी इंग्लिश मैथ सबको मिलाकर के टोटल कितना विद्यार्थी है, 500 विद्यार्थी है। अब यहाँ पर बता रहा है, जो संख्या दिया हुआ, जो 30 लिखा हुआ, 80 लिखा हुआ, 75 लिखा हुआ, क्या है, फेल विद्यार्थी को बता रहा है। देख समझिए यहाँ पर क्या है, ये 80 जो है, ये 80 जो है केवल किसमें है, ये वाले सर्कल में है, यानी कि मैथ वाले सर्कल में। यानी कि 80 विद्यार्थी जो है वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ मैथ में फेल है और किसी भी सब्जेक्ट में नहीं। उसी तरह से इस वाले सर्कल में यहाँ पर 75 है, तो 75 जो है केवल हिंदी वाले सर्कल में। इसका मतलब ये हुआ कि कुल विद्यार्थी में से, यानी कि 500 विद्यार्थी में से 75 विद्यार्थी जो है वो सिर्फ और सिर्फ हिंदी में फेल है। ठीक है, उसके बाद यहाँ जो सर्कल है इंग्लिश का सर्कल, इसमें क्या है, 30। तो टोटल 500 विद्यार्थी में से 30 ऐसे विद्यार्थी हैं जो केवल इंग्लिश में क्या है, फेल है। अब देखिए इसी जो मीनिंग है 12 जो दिया हुआ है, क्या है, इस सर्कल और इस सर्कल दोनों में क्या है, कॉमन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 500 विद्यार्थी में 12 ऐसे विद्यार्थी हैं जो मैथ और गणित दोनों में, सॉरी मैथ और इंग्लिश दोनों में फेल है। और इस 10 का मतलब हुआ कि 500 में से 10 ऐसे विद्यार्थी हैं जो इंग्लिश और हिंदी दोनों में फेल है, और बीच में आ जाता है आपका 5। ये जो 5 विद्यार्थी है वो मैथ में भी फेल है, इंग्लिश में भी फेल है और हिंदी में भी फेल है। क्लियर है। और एक यहाँ पर 12, ये भी 12 क्या बता रहा है कि 500 विद्यार्थी में से 12 विद्यार्थी जो है वो मैथ और हिंदी दोनों में फेल है। तो इसका मतलब ये हुआ। तो अगर इतना डिटेल अगर आपको लिख करके देता तो बहुत ज्यादा समय, क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा पेज लगता, मतलब एक पेज का हो जाता। तो इसको आप इस शॉर्टकट में दे दिया है जिससे कि आप इसको आसानी से समझ गए। अगर आप इसको समझ गए हैं तो आप इसको बना भी सकते हैं। बोलिए, इन्हीं कोई दिक्कत है यहाँ पर इस डायग्राम को समझने में? तो कहते हैं उन छात्रों का प्रतिशत जो न्यूनतम 2 परीक्षाओं में फेल हुए हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि वैसे विद्यार्थी का संख्या प्रतिशत निकालिए जो कम से कम दो विषय में फेल हुए हैं, या फिर आपका 3 भी हो सकता है। कम से कम 2 का मतलब, कम से कम 2 का मतलब, अगर हम आपसे पूछेंगे कि आप एक दिन में कितना घंटा पढ़ते हैं, तो आप बोलिएगा सर कम से कम हम 2 घंटा पढ़ते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप 2 घंटा से ज्यादा भी पढ़ते हैं। ये चीज को समझ रहे हैं? कम से कम 2 विषय में फेल होना चाहिए, तो ज्यादा से ज्यादा 3 में भी हो सकता है। हम कम से कम 4 रोटी खाते हैं, एक तो ज्यादा हो जाएगा। हाँ, कम से कम हम 4 रोटी खाते हैं, ठीक है ना। तो हो सकता है कुछ बढ़िया चीज बना तो हम 5 भी खा सकते हैं, 6 भी खा सकते हैं, लेकिन 4 तो हम खाएंगे पर डे, ये मेरा फिक्स है। 4 रोटी हम खाते हैं पर डे और हम खाएंगे, चाहे जैसा भी बने खाना, हम 4 तो खा लेते हैं। हाँ, बाई चांस कभी कुछ अच्छा नहीं बना तो नहीं खाएंगे, लेकिन तो इसका मतलब ये नहीं कि हम केवल 4 ही खाएंगे, हम 5 भी खा सकते हैं, 6 भी खा सकते हैं। हो सकता है मान लीजिए किसी दिन बहुत अच्छा चीज बन गया, बहुत टेस्टी सब्जी बन गया, या कुछ अच्छा चीज जो मेरा पसंद का है, तो हो सकता है हम 4 की जगह 5 खा ले, 5 की जगह 6 भी खा सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर कह रहा है कम से कम 2 विद्यार्थी, सॉरी 2 सब्जेक्ट में फेल होने चाहिए, तो 3 वाला को भी शामिल करेंगे इसमें। अब क्या करना है, तो दो विषय में फेल होने वाले विद्यार्थी को हमको देखना है। तो 12 प्लस 12 प्लस 10, 2 में 12, फिर यहाँ 12, फिर यहाँ पर 10। अब ये जो 5 है जो तीनों विषय में फेल है, देख जो तीनों विषय में फेल है वो जो है आपका इसमें शामिल हो चुका है। चौबीस 10 34 34 में हम 10 समझिए यहाँ पर थोड़ा सा ये चीज, थोड़ा डायग्राम, वेन डायग्राम जो है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, जो शुरुआत में पढ़ रहे हैं उन लोगों के लिए इसे समझाएं हम आप लोगों को।
देख समझिए, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा माइंड को कंसंट्रेट करके। अब जैसे मान लीजिए अगर हम इन दोनों सर्कल को ले तो ये 5 जो है वो दोनों सर्कल में भी शामिल है, यानी कि जो 5 विद्यार्थी है वो यहाँ भी आ गया, 12 में भी आ गया है और यहाँ भी आ गया। ये चीज समझ रहे हैं कि नहीं? अगर हम एक सर्कल को यहाँ से हटा दें, ये वाला को मान लीजिए इसको अगर हम हटा देते हैं, इसको हटा दिए तो ये 5 देखिए इस वाले सर्कल में भी आया, इस वाले सर्कल में भी आया, ठीक है। अगर हम इन दोनों का कॉमन बात करें, इन दोनों में कॉमन कितना, तो 12 और 5 17 कॉमन है, देख रहे हैं। अगर इन दोनों का कॉमन मतलब कितना 17 हो जा रहा है, यानी कि जो 5 है इसमें भी शामिल है, इसमें भी शामिल है, इसमें भी शामिल है। लेकिन हमको शामिल तो एक ही बार में करना है। किसी भी विद्यार्थी को अगर मान लीजिए चलिए अगर हमको किसी से फी लेना है तो ऐसा थोड़ी है कि मान लीजिए जो मॉर्निंग में भी क्लास करे, इवनिंग में भी क्लास करे, तो हम मॉर्निंग वाला का अलग क्लास पैसा ले, शाम वाला का अलग पैसा ले, नहीं ना, हमको दोनों से एक ही बार फी लेना है। ठीक उसी तरह से ये जो 12, ये जो 5 इसमें भी शामिल है, इसमें भी शामिल है, इसमें भी शामिल है। क्यों हो सकता है मान लीजिए इसका कोई टॉपिक जो है मैथ का छूट गया था इस ग्रुप में और इसमें चला गया, इसमें पता चला कि इंग्लिश का टॉपिक छूट गया तो उसमें चला गया और इसमें भी चला गया, ये इसका इसका अपना बैच है, तो हम इसे फी तो सबका अलग अलग लेंगे नहीं, किसी एक ही से लेंगे। उसी तरह हमको क्या करना होगा, इसमें से 10 को घटाना होगा। क्यों घटाना होगा, क्योंकि इन तीनों में ये लड़का शामिल है, ये 5, तो 2 को तो कैलकुलेट करना ही नहीं है, एक ही बार इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम 10 घटा देंगे। ये चीज समझे कि नहीं समझे? कम से कम 2 विद्यार्थी का मतलब जो लड़का 2 में फेल है उसको भी लेना है, जो 3 में फेल है उसको भी लेना है। तो 12 जन जो है, 12 जन जो है वो मैथ और इंग्लिश दोनों में फेल था, फिर 12 जन जो है वो हिंदी और मैथ दोनों में फेल था, और 10 जन जो है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में फेल था। लेकिन ये जो 5 है इसमें भी शामिल है, देख लीजिए यहाँ पर इसमें भी शामिल है और इसमें भी शामिल है, तो यहाँ भी 5 कैलकुलेट हुआ, जोड़े हैं, यहाँ भी 5 जोड़े, यहाँ भी 5 जोड़े। इस 5 को मात्र एक बार हमको लेना है, लेकिन हम जोड़ लिए हैं 3 बार, इसलिए 5 + 5 10 हमको घटाना होगा। तो ये हो गया आपका ऐसे कितना 24, 24 बटा 500 गुना 100, ये कट गया 500 के 20 40 4.8%, यहाँ 6.8 दिया हुआ है। उन छात्राओं का प्रतिशत, अगर यहाँ पर 10 ले आते हैं तो 5 30, 10 को जोड़ा जाना है, 10 को कैसे जोड़ सकते हैं? ऑप्शन भी चार्ट हो दिया, कौन कौन सा बुक कर, हाँ 7.8 दिया हुआ है। दस 12 12 34, 34 अगर होता है तो 5 30, 1 मिनट, जीरो 4 5 35 4, 3 9 40 होना चाहिए, यहाँ पर 15 होता है। चौबीस 10 34, 24 34 + 15, ठीक है। यहाँ पर बहुत हमें इस क्वेश्चन को देखना होगा, यहाँ पर क्वेश्चन में 5 जोड़ करके बनाया है तब जा करके आपका आंसर आ गया है, लेकिन 5 हम क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि 5 जो है वो इसमें भी शामिल है। चलिए ठीक, देखिए
क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन में जो कह रहा है उसके हिसाब से ये जो 12 दिया हुआ ये इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 सब्जेक्ट में फेल है, ये 5 इसमें शामिल नहीं है। क्वेश्चन में ये है, ये जो 12 है, ये 12 का जो 12 जो विद्यार्थी दिया हुआ, ये 12 विद्यार्थी सिर्फ और सिर्फ मैथ और इंग्लिश में फेल है, ये 12 हो गया। और ये 12 जो है वो मैथ और हिंदी में, सिर्फ और सिर्फ मैथ और हिंदी में, ये भी 12 हो गया। और ये जो 10 है वो हिंदी और इंग्लिश सिर्फ 2 गो में ही फेल है, 3 गो में नहीं फेल, सिर्फ 2 गो में फेल है, तो ये हो गया आपका 10। अब हमको बोल रहा कम से कम 3 वाले को, 2 वाले को लेना है, तो 3 वाला को छोड़ थोड़ी सकते हैं। और 5 विद्यार्थी जो तीनों का तीनों में फेल है, तो यहाँ पर हो गया 5। अब इसको भागा देना होगा 500 से, गुना 100, तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 39 बटा 500 गुना 100। ये 2 जीरो कट गया, 500 से 35 40, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो थोड़ा सा समझना है। एक बार हम इसको देखेंगे, जो हम पहले बताए वो कंसेप्ट के आधार पर तो वही कहता है, लेकिन यहाँ कौन बुक का क्वेश्चन है पता है क्या? अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है। और क्वेश्चन बच गया। चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो आसान है, इसको हम, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको हम अगला क्लास में बताएंगे। अगला क्लास में क्या आप लोग बनाइए, आसान क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन बनाइए, डाउट सेंड कर दीजिए मेरे को, किसी भी चैप्टर का, किसी भी बुक का। यही फाइनल आंसर है, ठीक है मेरा। एक ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं ऑप्शन दिया नहीं हुआ है, तो वही हम लगाते हैं। हो गया, चलिए ठीक है, आगे बढ़ो। अब नेक्स्ट क्लास डाउट भेज दीजिएगा आप लोग।